नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कहते हैं कि जिसका बहुत इंतजार हो और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर दिल को कहीं चैन नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं दर्द छलक ही पड़ता है। बात उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की है, जिसने एक साथ कई दिल तोड़ दिए हैं। चूंकि जगह सीमित थी तो कुछ ना कुछ तो टूटना ही था। वो अपने यहाँ गाना आया था कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। वही हाल इन दिनों बीजेपी के उन विधायकों का है जो मंत्री नहीं बन पाए। हालत तो ये थी कि कुछ विधायकों के घरों में मिठाइयां तक बंट गई थी, समर्थकों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया था, लेकिन शपथ ग्रहण में उनका नाम नहीं आया। अब चूंकि अनुशासन की पार्टी है इसलिए खुलेआम विरोध नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उनका दर्द वहां पर छलक गया। बीजेपी के भीतर दो नाम ऐसे आए जिन्होंने खुलेआम ये बात कही कि मंत्री पद न मिलने का उनको काफ़ी तकलीफ है, और उम्मीद दिखाकर फिर हाथ खींच लेने का दर्द भी है। बृजभूषण शरण सिंह और आशा मौर्य, ये दो नाम ऐसे हैं जिनके एक अपने पुत्र को मंत्री पद चाहते थे और एक खुद मंत्री पद की दावेदार थी। बृजभूषण के पुत्र प्रतीक सिंह वो विधायक हैं और गोंडा से मंत्री पद के लिए वो दावेदार थे, लेकिन उनका नाम नहीं आया। जब बेटे का नाम नहीं आया तो फिर पिता ने लोगों को शायराना अंदाज में चेतावनी दी कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो टूट भी सकती है। यानी कि जिन लोगों ने उनकी राह में रोड़े अटकाए हैं उनके पद भी हमेशा सही सलामत नहीं रहेंगे, उनको भी एक दिन जमीन पर आना है। दूसरी ओर सीतापुर की विधायक हैं आशा मौर्य, उनके घर में मिठाइयाँ बंट गईं, लेकिन उनका पत्ता कट गया। आशा मौर्य ने अपना दर्द खुलेआम लिखा कि समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिल पा रही है, बाहरी और दलबदलू नेताओं को प्राथमिकता मिली है। इससे मौर्य समाज निराश है। उनका नाम कटने से मंत्री पद में उन्हें काफ़ी पीड़ा पहुंची है। लेकिन यही दो नाम खाली नहीं थे। बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में कईयों को निराश किया है। वो लोग खुलकर तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके समर्थक इस बात पर बोलते हैं। अशोक कटारिया, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये तीन नाम ऐसे हैं जो पहले मंत्री रहे और इन पर लगभग नाम पक्का था कि इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब पूरा 5 साल उनका चला गया। अब आइए आप पंकज सिंह, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री के, वो भी इस मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के दावेदार थे, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी। दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सरोजनी नगर से विधायक हैं राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह को भी इस बार मंत्रिमंडल में उनका नाम जोर शोर से चल रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। अच्छे कामों के बावजूद लोगों को उनकी जात के नाते वो रोड़ा बन गई मंत्री बनने में। क्षत्रिय समाज के ये दो विधायक तो सिर्फ अपनी जात के नाते कट गए, नहीं तो ये मंत्री बन सकते थे अगर ये ठाकुर ना होते तो। क्योंकि जैसे ही ये मंत्री बनते तैसे ही योगी सरकार पर ठाकुरवाद करने का आरोप लग जाता। वैसे ठाकुरवाद के आरोपों ने कितनों की पतंग की डोर काटी है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये तो बड़े नाम हैं राजनाथ सिंह के बेटे के और राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह तो ईडी की नौकरी अपनी छोड़ कर आए थे,
लेकिन जब बड़े बड़े दिग्गजों को नजरअंदाज कर दिया गया तो फिर यहाँ तो जातीय लेबल ऐसा लगा था कि कोई संभावना ही नहीं थी। अगर अपनों मूल लोगों को भी लगातार किनारे लगाते चलोगे तो फिर किस मन से, किस मनोबल से उनसे काम लोगे। तो अब तो गुंजाइश बची नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों के कद के हिसाब से इनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सरकारी तंत्र के लोग धोखेबाजी और भ्रष्टाचार पर आमादा हो जाएं तो फिर वो बातें जनता के और सरकार के सामने आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये धोखा तंत्र और अफसरों ने मिलकर किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों को नकली ढांचा का बीज बांटा गया है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है, और वो कंपनी है HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। ढांचा बीज नकली बांटा गया उत्तर प्रदेश में किसानों को। ये जो लूट हुई है ये खुलेआम हुई है, और इसके जिम्मेदार है HIL नामक कंपनी, जिस पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही और प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार दोनों की मेहरबानी है। आपको बता दें कि जो खरीफ सीजन है उसके पहले किसानों की जमीन को उर्वरा बनाने के लिए हरी घास के तौर पर ढैंचा बीज का इस्तेमाल होता है, और सरकार ने यह निर्णय किया था कि यह ढैंचा का बीज किसानों को मुफ्त दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ने 147 रुपया किलो के हिसाब से यह बीज खरीदा और पूरे प्रदेश में मुफ्त हरी खाद के लिए वितरण कराया था। लेकिन जिस हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड यानी HIL कंपनी से ये ढैंचा बीज खरीदा 40,000 कुंतल 70 करोड़ रुपए का, वो बीज नकली और फर्जी निकला है। जब ये बीज जिलों में गया किसानों के पास तो किसानों के खेतों में इसका कोई जमाव ही नहीं हुआ है। रामपुर, अमरोहा, यहाँ से लेटर आ रहे हैं कि ये ढैंचा बीज जम नहीं रहा, इसको उठवा लीजिए, घटिया है, नकली है। लखनऊ में जिला कृषि अधिकारी ने लिखा है सरकार को कि इसका जमाव मात्र 34% हुआ है। जब कंपनी ने बीज सप्लाई की थी तो कहा था कि 85% की गारंटी है जमाव होगा, और 34% मिला है, 50% से भी कम। तो इसका मतलब ढैंचा बीज घटिया था, नकली था और सर्टिफाइड नहीं था, TL था। ऐसे में किसानों को लूटने की, क्योंकि जो पैसा गया वो सरकार का पैसा है। ये रामपुर, अमरोहा, लखनऊ, ये 3 नाम तो आपके सामने बानगी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ढैंचा के घटिया बीज सप्लाई किए गए हैं, जिनका जमाव नहीं हो रहा है। प्रदेश से इनको वापस लेने की डिमांड आ रही है। बीज विकास निगम के MD TM त्रिपाठी, प्रमुख सचिव रविंद्र और मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वो तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों की बड़ी शुभचिंतक है, उनका दुख दर्द जानती है, उनको आय को बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ उनको नकली और घटिया बीज सप्लाई कराई जाती है, जिसमें मोटा कमीशन खाया जाता है, करोड़ों रुपए का कमीशन खाया जाता है। जिस कंपनी ने यह घटिया बीज सप्लाई दी है उसको ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठ रही है HIL कंपनी को, लेकिन ये लोग इस मांग पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। काले कारनामे HIL कंपनी के खाली यही ढैंचा बीज तक नहीं है, मूंगफली के बीज में भी उसने गड़बड़ी की, मूंग के बीज में भी उसने गड़बड़ी की। लेकिन अब वही है कि जब ऊपर से गंगा बहती है तो नीचे वाला कौन बोले। किसानों के नाम पर कंपनी ने, अधिकारियों ने करोड़ों रुपया हजम कर लिया है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये मुद्दे उठते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। आखिर किस किसान का भला करना चाहती है सरकार ऐसे अफसरों को बचाकर? जब भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया, कंपनी पकड़ गई, नकली ढैंचा बीज है, तो ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया, FIR क्यों नहीं कराई जाती, इन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये क्या दावे झूठे हैं कि सरकार जब किसानों की बात आती है तो उन्हें अन्नदाता बताती है,
अन्नदाता के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और धोखा देने वाले लोग माल गरम करके, जेब गरम करके, नोटों की गड्डियां लेकर बच के निकल जा रहे हैं, तो ऐसी चिंता, ऐसी कार्रवाई, ऐसा पारदर्शी सिस्टम किस काम का है? अब फिर एक राजनीतिक खबर पर लौट कर आते हैं। पिछले दिनों जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके सामने लानी है। समाजवादी पार्टी से 7 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में बगावत कर दी थी। उसमें से एक लोक मंत्री बनाए गए हैं मनोज पांडे। उस समय जब ये पाला बदल हुआ था तब ये आरोप लगा था कि इन लोगों को कैश, सिक्योरिटी और मंत्री पद का लालच दिया गया है। एमएलए का टिकट का भी वादा हुआ है। हालांकि कैश वाली बात बाद में झूठी साबित हुई। 7 विधायकों ने इसको मना किया। हाँ, उन्हें सुरक्षा मिली और भविष्य के लिए सम्मान देने का वादा किया गया और कहा गया कि इंतजार करिए, वक्त आएगा तो सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अब जब आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, नौबत अब कहीं इधर उधर से घुसने की नहीं बची, 60 के 60 मंत्री हो गए, तो पूरा श्रेय अकेले रायबरेली के मनोज पांडे ले उड़े। बाकी 6 विधायक हाथ मल रहे हैं। 6 में थे 2 तो ऐसे थे कि जिनको मंत्री बनने की उम्मीद थी, खास तौर से पूजा पाल हो और दूसरे राकेश सिंह हो। पूजा पाल को तो रोज समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान भी देना पड़ रहा था इधर, और यह था कि उनका नाम सुर्खियों में है और वो मंत्री बन जाएंगी, लेकिन आखिरी वक्त पर शपथ नहीं ले पाई, उनका नाम गायब हो गया। शपथ हुई तो सिर्फ मनोज पांडे की। अब मनोज पांडे एक खब्बू बल्लेबाज के तौर पर चर्चित हैं। वो जिस रास्ते से आते हैं वो किसी को पीछे का रास्ता नहीं बताते हैं। पूजा पाल का भविष्य अब सिर्फ विधायकी के टिकट पर टिका है और मनोज पांडे का भविष्य चमकदार है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का साथ देने वाले बाकी 6 विधायकों को अभी ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया है, जबकि वो अपनी पुरानी पार्टी पर दनादन बयान देते हैं और अखिलेश यादव को कोसते हैं, काफी मुखर रहते हैं उनके खिलाफ। लेकिन उसके बदले में अभी उन्हें खाली बस भाजपा का झंडा लगाने का अवसर मिला है। राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, अब इन सबकी कोई उम्मीद नहीं बची है। मनोज पांडे बागियों की रेस में सबसे आगे निकले ही नहीं, उन्होंने अपने जिले में जो 36 का जिनसे आंकड़ा है उनका, दिनेश सिंह, अब उनके लिए भी उन्होंने चुनौती दे दी है। दिनेश सिंह और मनोज पांडे अब एक मैदान में 2 तलवार। हालांकि ये तलवारें पहले ही टकराती रही हैं, लेकिन अब तो दोनों के पास प्रोटोकॉल आ गया है, 2 मंत्री हो गए हैं। अब तो एक सीधी रेखा खींच जानी तय है। उस पर रायबरेली में एक तीसरा पावर सेंटर भी है, वो है अदिति सिंह, जिन पर मुख्यमंत्री की कृपा काफ़ी रहती है। तो अब तो दिनेश सिंह को एक नहीं 2-3 लोगों से निपटना पड़ेगा। मनोज पांडे देखिए इस मामले में होशियार हैं कि उन्होंने अदिति सिंह के साथ अच्छा अपना तालमेल बना रखा है। दिनेश सिंह इस मामले में अलग थलग है। विडंबना यह है कि दोनों दिल्ली की इच्छा पर मंत्री बने हैं, वहां की सेटिंग पर और जुगाड़ पर, लेकिन अब यही है कि एक को बड़ा कद हासिल हो गया, थोड़ी देर बाद ही सही। तो सपा के बाकी विधायकों को मंत्री पद न मिलने पर उनकी ही पार्टी, जो पुरानी पार्टी थी, वो भी काफ़ी मजे ले रही है। कह रही है कि न घर के हुए न घाट के हुए, गए तो थे लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, आगे टिकट भी मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। राजनीति और सियासत ये दोनों बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है। कब किसका सितारा गर्दिश में चला जाए, कब किसका चमक जाए, ये सब हाईकमान
की इच्छा पर निर्भर करता है, वो किसे क्या देता है। तो वक्त वक्त की बात है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा झटका पूजा पाल और राकेश सिंह को लगा है, जो गर्दन कटाने के बाद भी अपनी वफादारी शायद अभी साबित नहीं कर पाए हैं। अब एक नज़र उस खबर पर जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की अचानक निधन, मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। राजनीति और मीडिया जगत दोनों के लिए यह एक बहुत चौंकाने वाली घटना है। आज हम आपको इस घटनाक्रम से एक संयोग से रूबरू कराएंगे। आमतौर पर विवाद और सुर्खियों से प्रतीक यादव बहुत दूर रहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने शादी और अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में आए थे। प्रतीक की मौत ने एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव के साथ ही नारायण दत्त तिवारी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश की, उनकी भी याद दिलाई है। उनके पुत्र रोहित शेखर तिवारी की भी मृत्यु कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में हुई थी। आज हम देखते हैं तो पाते हैं कि दोनों के जीवन की कई घटनाओं में समानता है। प्रतीक यादव का निधन, रोहित शेखर का निधन, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे थे और दोनों कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। और कहा जाए तो जो सम्मान सामाजिक तौर पर या राजनीतिक विरासत के तौर पर उनको मिलना चाहिए था, एक ने लिया नहीं, एक को मिला नहीं। रोहित शेखर आपको याद होंगे, जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और नारायण दत्त तिवारी के पुत्र का दर्जा हासिल किया था, जबकि प्रतीक यादव को मुलायम सिंह ने पत्नी के साथ बेटे के रूप में अपनाया था। भारतीय राजनीति में इन दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के युवा सदस्यों की अचानक मौत ने बहुत सारे सवाल पैदा किए हैं। प्रतीक की मौत 38 साल की उम्र में लखनऊ में हुई, तो रोहित शेखर तिवारी की मौत 40 साल की उम्र में दिल्ली में हुई थी। एक को कानून ने उसका असली दर्जा दिलाया था, तो दूसरे को सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा झेलने के बाद मान्यता मिली थी। बस दोनों में फर्क इतना था कि रोहित राजनीति में ढलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रतीक ने राजनीति से अपनी दूरी बनाए रखी, नाता नहीं रखा। वो फिटनेस के लिए काम करते थे, कारोबार से जुड़े थे और पशु प्रेमी थे। हाल ही में उनका अपनी पत्नी को लेकर एक विवाद हुआ था। परना यादव के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, जिसमें उन्होंने उन्हें परिवार तोड़ने वाला और अति महत्वाकांक्षी महिला बताया था। उनके इस बयान से भी बहुत हंगामा मचा राजनीति में, लेकिन बाद में यह मामला परिवार वालों ने मिलकर निपटा लिया, सुलट गया। पर पिछले बुधवार की सुबह अचानक उनकी मौत की खबर आई। प्रतीक की मौत बीमारी से हुई, तो दूसरी ओर रोहित की मौत आपराधिक हत्या से हुई थी। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के वैवाहिक जीवन में तनाव की खबरें रही हैं। रोहित शेखर का अंतिम संस्कार तो एक तरह से कहा जाए लावारिस स्थिति में हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में कोई मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति नहीं था। प्रतीक का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सैफई परिवार सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन प्रतीक इस पूरे परिवार से अलग हो गए थे। उनकी मौत पर मुखाग्नि उनके ससुर को देनी पड़ी। यानी कि सनातन और हिंदू परंपरा में जिस बात को अमूमन इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, मान्यता नहीं है, उसके विपरीत जाकर एक ससुर को अपने दामाद की चिता को आग लगाना पड़ा। वैसे सनातन धर्म में यह कहता है कि दामाद अपने ससुर को मुखाग्नि दे सकता है, अंतिम संस्कार कर सकता है, लेकिन ससुर दामाद की चिता को आग नहीं लगा सकता। मान्यताओं में बेटी
बेटे, भाई, पुत्र, पिता, इन सबको अधिकार है, लेकिन ससुर को नहीं है। लेकिन प्रतीक यादव के मामले में ऐसा ही हुआ है। प्रतीक का अंतिम संस्कार इन मान्यताओं और परंपराओं के परे जाकर करना पड़ा है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टकारी है। अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाकर पोस्टमार्टम हाउस से लेकर घर तक रहे। शिवपाल यादव पूरा परिवार इस संकट की घड़ी में वहां साथ रहा। कोई भी व्यक्ति मुखाग्नि दे सकता था, तैयार भी थे। शिवपाल के पुत्र भी थे, धर्मेंद्र यादव भी थे। लेकिन शायद अपर्णा के परिवार में अंदर में जो बातें हुई हों, अपर्णा यादव ने जिन कारणों से पार्टी छोड़ी थी, उन दूरियों को भुलाकर भी सैफई परिवार उनके साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा रहा। फिलहाल मुलायम परिवार के, नारायण दत्त तिवारी परिवार के 2 चिराग नौजवान एक साथ इस तरह की घटनाक्रम से उनका जाना उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की राजनीति में भी काफ़ी कष्टदायी है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। प्रतीक यादव को एक विनम्र श्रद्धांजलि। आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन हम जाते जाते आपको ये कहकर जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कहा है कि मुट्ठी बंद रहती है तो वो ताकत रहती है, खुल जाती है तो खाक बन जाती है। यानी कि अगर परिवार एक है तो वही आपकी ताकत है, और बिखर गया तो फिर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। भारतीय समाज में पारिवारिक संस्था का इसीलिए बड़ा महत्व माना गया है, और छोटी मोटी सुविधाओं के लिए, स्वार्थ के लिए कुनबे से अलग जाकर, अलग राय बनाकर, बाहर के लोगों के साथ मिलकर काम करने से मना किया गया है। ये समझ जिसको जब आ जाए तभी ये कहते हैं कि ईश्वर ने उसे सद्बुद्धि दी। फिलहाल आज इतने बड़े परिवार के इस हालात पर ये लाइनें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सुनिएगा कि हम शब्द वंश के हर कार्य, सच कहना अपनी परंपरा, हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा, पूजा का दीप नहीं डरता है इन षड्यंत्री आभाओं से, और वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्यसभाओं से। जिनके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। नमस्कार।